आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित कक्षा 10वीं का लेके आए हैं, जो अभ्यास प्रश्न पत्र है 2022-23 के लिए और सेट ए है। और यह अभ्यास प्रश्न पत्र आपके स्कूल से सभी बच्चों को घर में अभ्यास करने के लिए दिए गए हैं। इस प्रकार के आपको प्रत्येक विषय के 4-4 सेट देके होंगे। आज हम आपके लिए सेट ए लेके आए हैं और जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का। और पूर्णांक कितने रहेंगे? 75 अंक के। तो चलिए देखते हैं इसके निर्देश क्या दिए हुए हैं। निर्देश में दिए हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर क्या दिया है? प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जितने भी प्रश्न हैं उनके अंक जो है उनके सम्मुख अंकित हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो इस प्रकार ये निर्देश हो गए। अब चलिए हम प्रश्न 1 को हल करके देखते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिए। प्रश्न 1 में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 क्या है आपका? सही विकल्प चुनिए। इसका प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है इसमें। दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a गुणित b बराबर 64 और एचसीएफ a पुस्तक में है ab बराबर 16। तो एलसीएम ab ज्ञात कीजिए। बराबर खाली स्थान होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है? a और b की वैल्यू दिया है। a गुणित b बराबर 64 और एचसीएफ कितना दिया है? 16 दिया है। और आपको एलसीएम बताना है। तो इसका एक सूत्र होता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्या सूत्र होता है? एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो आप यहाँ पे उस सूत्र में मान रख दीजिए, जैसे हम आपको बता रहे रखे। क्या है इसका सूत्र? एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर ए गुणित बी। आपका एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया है? एचसीएफ 16 दिया हुआ है, गुणित एलसीएम आपको ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। और ए गुणित बी कितना दिया है? 64 दिया है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 64 भागित 16 आ जाएगा ये आपका, और 16 चौके 64। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से हल, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 4। ए नंबर का आंसर इसका सही है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी द्विघात बहुपद क्या होता है? ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक क्या है? अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यहाँ आपको पूछा है अल्फा इंटू बीटा का मान मीन्स शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। आप यहाँ सही आंसर क्या होगा बताइए यहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का c/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। अब देखिए एक और आपको यहाँ इंटू पूछा है। यदि शून्यकों का योगफल क्या होगा पूछा, यानी अल्फा धन बीटा का मान पूछता है, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा धन बीटा के लिए कौन सा सही हो जाएगा? ऋण b/a, सी नंबर का। तो यहाँ पे आपके 2 प्रश्न बन गए। यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के लिए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? c/a। और यदि अल्फा धन बीटा का मान पूछता है तो ऋण b/a। तो अल्फा धन बीटा क्या कह सकते हैं? मूलों शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र ऋण b/a और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या हो जाएगा? c/a, क्योंकि आपके शून्यक क्या थे? अल्फा और बीटा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 2 प्रश्न बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का मान होगा। आपको ये दिया हुआ है a1/a2 बराबर c1/c2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका सही हल क्या होगा? इसका आंसर सही क्या होगा? तो यहाँ पे जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इसके लिए सी नंबर का आंसर सही होगा। अनंत अनेक हल होंगे। यदि आपको कह देता है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, उस शर्त पे आपका कौन सा सूत्र बन जाएगा? एक अद्वितीय हल का। और यदि आपको ऐसा कह देता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका बी नंबर का आंसर। इस प्रकार से यहाँ पे आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं। देखिए आप तीनों एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का आंसर क्या होगा? अनंत अनेक हल होंगे। यदि मान लो आपको a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 कहता है तो इसका होगा एक अद्वितीय हल। यदि ऐसा पूछता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो इसका कोई हल नहीं। इस प्रकार से यहाँ 3 प्रश्न बन गए आपके।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसका प्रश्न नंबर 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का अनंत अनेक हल, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं अपन। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। यदि श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है? आपको पूछा है श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। आप इसको हल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पद 54 है। तो आप ये वाला फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणित डी। ए एन की वैल्यू कितनी का है? 54। ए एन कितना है आपका? 54 है। ए का मान कितना है? 6। ये ए का प्रथम पद 6 हो गया। धन एन नहीं मालूम हमें, एन ऋण 1 और डी कितना है? तो 12 में 6 घटाएंगे तो डी आ जाएगा अपना 6। अब क्या करेंगे? धन 6 का पक्षांतर किए तो ये 54 ऋण 6, 54 ऋण क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 54 ऋण 6, ये धन 6 का पक्षांतर के ऋण 6 हो गया। और ये गुणित में तो कायम आ जाएगा भाग में। बराबर क्या आ गया यहाँ पे आपका? n माइनस 1। n माइनस 1, 54 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 48 भागित कितना आ गया? 6 बराबर n माइनस 1। 6 8 48 हो गया ये। और ये ऋण 1 का जब हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ क्या हो गया? 8 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 आ गया ये। अब ऋण 1 का पक्षांतर कितना? धन 1 हो गया, तो 8 धन 1 बराबर n। 8 में 1 जोड़े कितना हो गया? 9 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया? बताइए यहाँ पे n का मान कितना हो गया? 9। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर में 9 कौन सा आएगा। इसमें दिया है ए नंबर 5वां, बी नंबर 8वां, सी नंबर 9वां और डी नंबर 6वां। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर 9वां। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 कर्णी 3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तब कोण बी का मान होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अंतभुजा का वर्ग। बड़ी भुजा 12 है, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग बराबर 6 कर्णी 3 का वर्ग, इसका वर्ग निकालेंगे हम। देखो धन 6 का वर्ग। देखो बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य भुजा का वर्ग निकाल लिया हमने। 12 का वर्ग 144 बराबर 12 का वर्ग कितना आ गया हमारा? 144 आ गया। फिर बराबर 6 कर्णी 3 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और कर्णी 3 का वर्ग 3 और 36 में 3 का गुणा किया कितना आ गया? 108 और 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। अब ये 144 और 108 में 36 जोड़े तो कितना आ गया? 144। जब देखो यहाँ पे क्या आ गया? 144 आ गया। दोनों पक्ष कैसे आ गए आपके? बराबर आ गए। जब दोनों पक्ष बराबर है तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? समकोण बनेगा। समकोण है 90 अंश का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए, 90 अंश दिया क्या देखते हैं। ए नंबर में 120 नहीं आएगा, बी नंबर 60 ये भी नहीं आएगा, सी नंबर 90 दिया है तो बिल्कुल सी नंबर का आंसर इसका सही है और डी नंबर भी नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी नंबर का 90 अंश। नेक्स्ट, दो बिंदुओं ए बराबर कोष्टक में x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी। तो यहाँ बीच की दूरी का सूत्र कौन सा है? आपको सही सूत्र की पहचान करना है। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा ए नंबर का, ए बी बराबर कर्णी के अंदर कोष्टक में x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ये इसके बीच की दूरी का सही सूत्र है। तो आपका ए नंबर का आंसर इसका सही है। इस प्रकार से आपके जो 6 विकल्प थे यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, प्रश्न नंबर 2 आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया देखते हैं हम। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में? प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह आपके अध्याय 1 का प्रश्न है। अध्याय 1 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। अध्याय 1 की प्रमेय दी हुई है, प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसमें बताया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को किससे? अभाज्य संख्या। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्याओं। इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? अभाज्य संख्याएं, ये लिख दी हमने यहाँ पे। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण के व्युत्कीकरण का सूत्र है। तो व्युत्कीकरण का सूत्र क्या होता है? याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो व्युत्कीकरण सूत्र होता है डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। ये किसका सूत्र हो गया? व्युत्कीकरण का। ये दूसरे नंबर का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n
हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो आप प्रथम पद निकालना तो इसका प्रथम पद 5 आ जाएगा। अब 5 कैसे आएगा, आप n का मान देखो, ये प्रथम पद निकालना 3 2 और n का मान क्या रख दीजिए 1। प्रथम पद निकालना 1 3 धन 2 एकम 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो इसका प्रथम पद कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 4th नंबर का, दो समान कोणिक त्रिभुज हैं, दो समान कोण वाले त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। कैसा होता है इनका अनुपात, तो इनका अनुपात होता है समानुपाती। कैसा होता है, समानुपाती। यहाँ लिख देंगे आप, समानुपाती लिख देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 3 मीटर ऊंची मीनार। एक मीनार कितनी ऊंची है, देखिए ये एक मीनार हमने बना दी है, कितने मीटर ऊंची है 3 मीटर। मीनार के पास से 3 मीटर दूर, ये 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण होगा कह रहा है। देखो इसका लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार। इसको हल करके भी देख लेते हैं हम। ये हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र है, ये है tan, और tan थीटा मान लीजिए। यहाँ पे थीटा कोण हमें ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार tan थीटा। लंब कितना है 3 और आधार भी कितना है 3 बराबर tan थीटा। 3 से 3 क्रॉस हुआ कितने बार 1, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर tan थीटा हो गया। ये हो गया tan थीटा 1 बराबर। अब 1 किसका मान होता है tan में, तो tan 45 का मान, किसका मान होता है tan 45 बराबर tan थीटा। इसलिए थीटा बराबर कितने अंश आ जाएगा 45 अंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 अंश। इस प्रकार आपके जो रिक्त स्थान 5 थे यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नहीं, एक और नंबर का है आपका 6 नंबर। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान रेखा कहते हैं। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6वें का आंसर, छेदक रेखा। क्या कह रहा है, वृत्त, ये वृत्त हो गए, वृत्त पे ये 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं को हम प्रच्छेद कर रहे हैं, तो प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। इस प्रकार आपका ये आपका कौन सा प्रश्न नंबर 2 का 6वां नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये कितने नंबर के थे, 6 नंबर के हैं प्रत्येक प्रश्न। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी, इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 धन काट वर्ग थीटा, तो 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा। 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक वर्ग थीटा। ये सौर समीकरण 3 है आपकी, सौर समीकरण 3 में दिया गया है। इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे कि कोसेक वर्ग थीटा ऋण काट वर्ग थीटा बराबर क्या होगा 1, या कोसेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर क्या होगा काट वर्ग थीटा। इसके बाद क्या है सेकंड नंबर सेक थीटा। सेक थीटा का हो जाएगा 1 बटे काश थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 बटे काश थीटा, या काश थीटा का क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। फिर तीसरा नंबर क्या था साइन वर्ग थीटा धन काश वर्ग थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसका ई नंबर का आंसर सही हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से मिला दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर का वर्ग, तो पाई आर वर्ग से मिला दीजिए। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो इसको 0 से मिला दीजिए डी नंबर से। यदि आपको संभव घटना की प्रायिकता पूछता है तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 4 को देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न उसका पढ़िए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद हल कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको गलतियाँ करा सकती हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान धनात्मक हो, व्युत्क्रम का मान मीन्स डी का मान क्या है धनात्मक, जैसे 1 2 ये धनात्मक संख्या है हो, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो जब डी का मान क्या होगा 0, डी का मान बड़ा है किससे, डी का मान डी बड़ा है, तो डी का मान कब बड़ा होगा, जब डी का मान बड़ा होगा तब क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति पूछा है। यदि व्युत्क्रम का मान धनात्मक है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी। यदि ऋणात्मक है तो अवास्तविक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये आपका अध्याय 6 के खालिस्तान में देख सकते हैं। हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ
आपसे ये भी पूछ सकता है क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो हाँ सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद आपका 3rd नंबर का प्रश्न देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर लिख देंगे यहाँ पे, एक बिंदु पर। फिर उसके बाद देखिए ये आपका बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है आपको। तो आपका ये अध्याय 7 का प्रश्न है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आप अध्याय 7 में देख सकते हैं। अध्याय 7 की प्रश्नावली में आप कौन सा वाला आ जाएगा बीच, उसमें आप मध्य बिंदु वाले सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं। हमने इसको निकाल नहीं पाए थे, देखते हैं इसको हम। इसके बाद जो प्रश्न हल करेंगे उसमें जहाँ तक इसका आंसर आएगा 2 करनी 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, तो 2 कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ये क्या हो गया, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। 2 क्वेश्चन में LB धन BH धन HL, ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ जितने अंक दिए, इन अंक में जो सबसे अधिक बार आया है वह अंक उसका क्या कहलाएगा, बहुलक आएगा। और देखिए सबसे अधिक बार यहाँ पे क्या आया है, 7, 1, 2 और 3 बार 7 आया, सबसे अधिक बार 7 आया, बाकी इससे कम बार आए हैं, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7। बहुलक क्या हो गया इसका, 7। तो इस प्रकार से आपके ये एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, अभी आप इसका एक प्रश्न हमारा 4था छूट गया, इसको हम बाद में बता देंगे आपको। अभी हम सत्यासत्य देख लेते हैं पहले। किसी बिंदु का भुज शून्य है, किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि 3 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। सत्य असत्य, ये असत्य है। यदि भुज शून्य है और कोटि 3 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पे नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य। फिर देखिए यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। सत्य असत्य, तो ये इसका आंसर सही आ जाएगा, सत्य। फिर श्रेणी 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समानांतर श्रेणी है, नहीं, असत्य है, क्योंकि जब इनका सार्वंतर हम निकालेंगे तो सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या आएगा, असत्य आएगा। फिर देखिए क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के समान, क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। क्या बनाती है, अवनमन कोण बनाती है। सत्य असत्य, ये असत्य है। क्षैतिज से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण नहीं बनाती, यहाँ कौन से कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है। और यदि क्षैतिज रेखा से ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, यहाँ ऊपर की ओर देखने पर कह रहा है, यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन कोण बनेगा, जबकि यहाँ क्या कह रहा है, ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, असत्य। ये क्या आ जाएगा, असत्य। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, सत्य। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, असत्य। क्या, सत्य। बताइए इसका आंसर, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, सत्य, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य आएगा। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे हमने जो प्रश्न थे कौन कौन से, सही विकल्प, सत्य असत्य, एक शब्द या एक वाक्य, रिक्त स्थान वाले सभी प्रश्नों को आपको सही जोड़ी हल करके बताए। अब आपके यहाँ पे एक प्रश्न हमने आपको अभी हल करके बताएंगे बोले, तो कैसे हल करना है देखिए, थोड़ा सा इसको हल करके बता देते हैं हम। कौन सा प्रश्न छूट गया था हमारा, प्रश्न नंबर 6 था, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, तो कैसे करेंगे आप, x1 धन x2, x1 में x2 को जोड़ दीजिए और y1 में y2 को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। जैसे हमने x1 हमारा क्या है 1 और x2 क्या है 3, 3 में 1 जोड़े क्या हो गया 4, 4 में 2 का भाग दे कितना आ गया 2। फिर
यहाँ 4 और 2 कितना, y1 4 और y2 कितना है 2, तो 4 में 2 जोड़े कितना हो गया 6, 6 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 3। तो इसके मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक 2 और 3। तो इस प्रकार इसका चौथे का आंसर 2 और 3 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको हमने सत्य असत्य बता दिए, और अब इसके बाद आपके 2 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इन 2 अंक के प्रश्नों को आने वाले वीडियो में भाग 2 में हम प्रश्न, जो 2 अंक के जितने प्रश्न हैं एक वीडियो में बताएंगे, फिर 3 अंक के सभी प्रश्नों को एक वीडियो में, इस प्रकार से हम इसको 4 वीडियो में आपको बता देंगे। तो इस प्रकार आपके पेपर की यहाँ तैयारी हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक नज़र पूरे प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न हैं, किस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप इस प्रकार से आपके पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, 23 प्रश्न आएंगे। 23 प्रश्नों को आप हल कीजिए। ये आपका सेट ए है, इसी प्रकार सेट बी, सेट सी और सेट डी आपको दिया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको हमने जो गणित कक्षा 10वीं विषय गणित का सेट ए बताया, इसके जो विकल्प सत्य असत्य, सही जोड़ी, रिक्त स्थान और एक वाक्य वाले प्रश्न समझा, ये समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।